नमस्कार बच्चों, मैं निम्र सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस क्लास में। तो आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी सेकंड भाग 2। और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सिपाही की माँ, और लिखा है मोहन राकेश जी के द्वारा। और ये एक तरह का एकांकी है बच्चों, प्ले तरीका का है। तो ये एकांकी है, मंच पर अभिनय की जा रही है। उस अभिनय की जारी एकांकी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह इसका अभिनय हुआ है। तो पहला दृश्य हमने पढ़ लिया था। पहले दृश्य में माँ और बेटी, माँ थी बिशनी और बेटी है मुन्नी, और उनकी पड़ोसन है कुंती और चौधरी, और एक और थे कुमार थे शायद पे, और दो लड़कियां थी, बर्मा से आई हुई थी, पहली लड़की दूसरी लड़की, ये सब पात्र थे पहले दृश्य में। जब पहला दृश्य मंच पर अभिनय किया गया था, उसमें क्या होता है कि एक घर का एरिया बताते हैं, एक चौक बताते हैं, दिन का समय है, और वहां पर दो चारपाई है। एक चारपाई के पास में चरखा रखकर, और जो बिशनी है चरखा में सूत काट रही है, और जो बेटी है वो मेन गेट के वहां पर सहारा लगा के खड़ी हुई है और अपने भाई के पत्र का, चिट्ठी का इंतजार कर रही है, लेकिन आती नहीं है। चिट्ठी वाला आता है लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आती है। तो वे सोचते पता नहीं क्या हुआ भाई, हमारे भाई को क्यों नहीं चिट्ठी आई है, क्योंकि उसकी बहन की शादी भी करनी है। तो माँ को चिंता है कहीं कहीं बेटे को कुछ हो ना जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जब माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अंदर ही अंदर उसमें अपना दुख व्यक्त करती रहती है। फिर जो कुंती है उनकी पड़ोसन, वो आती है, वो कहती है कि भाई वहाँ बर्मा में लड़ाई हो रही है और ऐसे है, भारतीय सेना वहाँ गई है। फिर वो जो बर्मा की लड़कियां हैं वो भी आती हैं, तो वो भी बताती है कि भाई जो सेना है, जापान के जो सिपाही है या भारत के जो सिपाही है, उनकी लाशें बहुत सारी, हजारों की संख्या में लाशें पड़ी है। तो माँ का दिल एकदम सहम सा जाता है, और दोनों ही माँ बेटी इंतजार करती है अपने भाई के आने का, अपने पुत्र का आने का। इसी इंतजार के साथ में पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, पर्दा गिरता है। अब दूसरे दृश्य को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और दूसरा दृश्य है, दूसरे दृश्य के बाद में ये जो कहानी है इसका समापन हो जाएगा। तो बिना देर करे हमारा दूसरा भाग यानी कि दूसरा दृश्य स्टार्ट करते हैं। अब भाई रंगमंच है, रंगमंच जानते हो आप, स्टेज पे जैसे ही पर्दा उठता है एक सीन आता है। सबसे पहले उस सीन को देखते हैं कि सीन क्या है हमारा, और हम जान चुके हैं कि हम किस भूमिका में पढ़ रहे हैं। माँ और बेटी यानी कि बहन और माँ दोनों ही, बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है और माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही है। तो दूसरा दृश्य हमारा आता है कि वही आंगन है उनका, रात का समय है, दोनों चारपाइयां आंगन में बिछी है। दो चारपाइयां थी, पहले एक बिछी हुई थी, एक खड़ी थी, अब दोनों ही बिछी हुई है क्योंकि रात का समय, सोने का समय हो गया है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है, और उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी हुई, लोई होती है एक चादर होती है, फटी हुई चादर उसको बोलते हैं। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी हुई है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिशनी जलती हुई ढीबरी लिए अंदर से आंगन में जाती है। ढीबरी क्या होती है बच्चों, इस तरह से मटका होता है, मटका जब फूट जाता है तो उसको क्या करते हैं, ऊपर से इस तरह से मटका होता है, ठीक है। तो जब फूट जाता है तो क्या करते हैं, यहां से उसको इस तरह से तोड़ लिया जाता है, धीरे 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 इस तरह से ऐसे ऐसे करके उसको तोड़ लिया जाता है, और ये वाला जो भाग है उसको उल्टा रख दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है, ऐसे। और फिर ये जो ढीबरी है ना, इसको यहाँ पर टिका दिया जाता है, और मतलब ये टिका कर, और यहाँ पर इसके अंदर कोयले या आग लगाई जाती है, लकड़ी वगैरह जला के, और हाथ सेकने के लिए, या कई लोग इसमें खाना भी बनाते हैं। तो जो भी काम वो करते थे उस काम के लिए उसको यूज किया जा रहा था। तो बिशनी जलती हुई ढीबरी लिए अंदर से आंगन में आती है, और बिशनी पास आकर, तू अभी सोई नहीं, किससे पूछ रही हो, अपनी बेटी मुन्नी से पूछ रही है, ठीक है। तो समझ में आया आपको पूरा दृश्य। पहले दिन का दृश्य था, दिन के दृश्य में उनके पड़ोसी वगैरह भी आ गए थे। अब रात का दृश्य है, रात के दृश्य में दो चारपाइया है, चारपाइयों के ऊपर ऐसे हाथ रख के, इस तरह से हाथ रख के, और मुन्नी बैठी हुई है, और माँ जो ढीबरी लेकर आती है, उनके जो बिस्तर लगे हुए वो भी आप समझ पा रहे हो कि क्या स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ढंग से बिस्तर भी बिछाने के लिए नहीं है। तो काफी मतलब आर्थिक जद्दोजहद चल रही है। तो बिशनी आकर मुन्नी से कहती है कि भाई तू अभी सोई नहीं। तो मुन्नी कह रही है चौंक कर एकदम, क्योंकि अचानक से हम कुछ सोच रहे होते हैं और नींद में होते हैं, आधी नींद में होते हैं, और क्योंकि बैठी बैठी वो चारपाई के ऊपर शायद उसकी आंख लग गई होगी। तो जैसे ही माँ ने पुकारा तो उसने कहा, चौंक गई, और चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है, लोई यानी कि जो चादर है वो खींच लेती है, अपनी टांगों पर कर लेती है। बिशनी, इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई? मुन्नी,
तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। बिश्नी, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिश्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुशन निस्तब्धता रहती है। निस्तब्धता का मतलब क्या होता है? शांति रहती है, बहुत ज्यादा शांति रहती है। आगे देखिए बच्चों, मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। तारो क्या है भाई? एक लड़की। मुन्नी अन्य मनस्क भाव से, अच्छा मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ऐसे ही कह दिया। अच्छा, तो मुन्नी कह रही है उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। सुच्चे क्या होता है? असली, बोलते हैं ना असली, सच्चे मोतियों के, असली मोतियों के कड़े बनवा दिए। घर वाले क्या हो गया यहाँ पर? उसके घर वाले क्या होता है भाई? उसका पति। ठीक है, उसके पति ने सच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बंतो भी लड़की है, तो वो जो मुन्नी है, गांव की अन्य लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका विवाह हो रखा है, और विवाह के उपरांत उनके पति जो उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, उन गिफ्ट्स के बारे में बता रही है। उसको अच्छा लग रहा है। तो ये बताकर माँ वैसे भी, अगर ये बताएगी, मुन्नी माँ को बताएगी, तो माँ वैसे भी दुखी हो जाएगी। ठीक है। बिश्नी, अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। बिश्नी, अच्छा, तेरा भैया आएगा तो, ये चलो हो गया, आएगा तो उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिश्नी ढीबरी बुझाकर कोने में रख देती है। और आप मतलब खुद भी, आप क्या आ जाएगा? स्वयं भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढीबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है, क्योंकि जब तक ढीबरी जल रही थी, वो जो लौ है पीली कलर की, वो चारों तरफ वातावरण में फैली हुई थी, उसका पीलापन फैला हुआ था। लेकिन जैसे ढीबरी को बुझाती है, और ढीबरी बुझते ही आसमान कैसा नीला डार्क कलर का हो जाता है। साथ टिड्डियों की चिक का शब्द सुनाई दे रहा। टिड्डी होती है जो फसलें खराब करने के लिए आती है, वो टिड्डियां, जो क्रमशः काफी तेज हो रहा था। रात के समय में टिड्डियों का जो आक्रोश है वो और ज्यादा आ जाता है, आक्रमणकारी हो जाता है उनका। बिश्नी करवट बदलती है। प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है, और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है, और कई व्यक्तियों के कराहने का मतलब क्या होता है? दर्द के मारे, मतलब दर्द से कहाना, दर्द से, एक मिनट, कराना, दर्द भरी आवाज निकालना, दर्द भरी आवाज निकालना। ठीक है, कराहना क्या होता है? दर्द भरी आवाज निकालना। कराहने की आवाज आती है। बिश्नी चौंक कर उठ बैठती है, और उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। बिश्नी मानक, मतलब संबोधन कर रही है। ठीक है, मानक कौन है? उसका पुत्र है। संबोधन कर रही है। मानक इधर उधर देखकर, मतलब इधर उधर देखती है, क्योंकि हो सकता है वो सोई हो और आधी नींद में उसको कोई सपना आया हो, और सपने में एकदम उसको लगता है कुत्ता रो रहा है या गोली चली है, और गोली चलने के बाद में अचानक कुछ लोग रो रहे हैं और दर्द के मारे, दर्द की जैसी आवाज आ रही है, तो उसको लगा कि उसका बेटा है, तो एकदम चौंक कर कहती है कि मानक। इधर उधर देखकर फिर आवाज लगाती है, मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो, घबराए हुए स्वर में, मानक। फिर वो घबरा कर कहती है, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की, आहत यानी कि पीड़ित व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। माँ। बिश्नी चारपाई से उठ पड़ती है। अस्त व्यस्त भाव से, मतलब ध्यान नहीं देती है, फटाफट जल्दी जल्दी उठती है, जैसे उसको कुछ खबर ही नहीं है कहाँ गिरने वाली है, कहाँ क्या है, ऐसे अस्त व्यस्त भाव से। सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है, और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिश्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। बिश्नी को एहसास हो रहा है कि कोई है, कोई उसे पुकार रहा है। बिश्नी को ये लग रहा है, या बिश्नी को ऐसा लग रहा है कि कोई उसे आवाज दे रहा है, माँ कह रहा है, दर्द के मारे करा रहा है, लेकिन बिश्नी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो फिर भी उसे एहसास लग रहा है, उसे लग रहा है कि मानक तो नहीं है, इसलिए मानक को बार बार वो पुकार रही है। फौजी लिबास का मतलब होता है कपड़े। फौजी कपड़े पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिश्नी के पैरों के पास गिर जाता है।
बिजली तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक, उसको लगता है मेरा बेटा ही है मानक। अंधेरे में है तो कोई शक्ल वगैरह तो दिखाई दे नहीं रही। और ये सब आप इसको इमेजिन करिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक सपना जैसा है, क्योंकि वास्तविक तौर पर नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, लेकिन वो मंच पर ये सब अभिनय हो रहा है। एकांकी है, एकांकी को मंच पर अभिनय किया जा रहा है और अभिनय के माध्यम से पात्र अपना जो भी कार्य है या अपना जो भी चरित्र है उसको निभा रहे हैं। मानक अपना चरित्र निभा रहा है, विष्णु अपना चरित्र निभा रही है, मुन्नी अपना चरित्र निभा रही है, सब अपने अपने चरित्र को निभा रहे हैं। यहाँ पर उसका सिर गोदी में लेकर, क्योंकि कोई व्यक्ति है और घायल अवस्था में है, डगमगाता सा हुआ आता है, विष्णु के पैरों में गिर जाता है। विष्णु उसको उसका जो सिर अपने गोद में रख लेती है और आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक, माँ। विष्णु उसका सिर हाथों में लेकर विहल स्वर में, विहल यानी कि व्याकुल, व्याकुल स्वर में, तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे? मतलब वो तड़प रहा था, वो दुखी था, क्योंकि उसको हो सकता है गोली लगी हो या चोट लगी हो, इसलिए वो करा रहा था, करा कर मतलब ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए वो डगमगाता सा हुआ आता है और विष्णु के पैरों में गिर जाता है। विष्णु समझ नहीं पाती है क्या हुआ है और वो उसका सिर अपनी गोद में रख जाती है और कहती है तू ऐसा क्यों कर रहा है, हुआ क्या है तुझे? अब एक बेटा इस तरह की हालत में होता है और जिस बेटे के ऊपर पूरे जीवन की निर्भरता होती है, माँ और बेटी का जीवन निर्भर होता है, संसार का जीवन निर्भर होता है कि उनका जो संसार चलेगा, माँ बेटी का जो संसार चलेगा वो अपने बेटे के माध्यम से चलेगा। तो अगर बेटे की ऐसी स्थिति देख जाती है तो वैसे ही माँ का जो कलेजा है वो मुंह को आ जाता है, कलेजा एकदम भर जाता है। मानक, मैं घायल हूं माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है, दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। विष्णु, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि दर्द के मारे वो करा रहा है। और ये सारा दृश्य मंच पर अभिनय किया जा रहा है बच्चों, ये देखिएगा, ये जितना भी दृश्य है सारा का सारा मंच पर अभिनय किया जा रहा है। मानक, उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। किसने? दुश्मन की बात की जा रही है। मैं दौड़ता हूं तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूं तो मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी, अब फिर खतरनाक है, रुकने के बाद थोड़ी देर बाद में पानी। कौन मांग रहा है? ये मानक पानी की फरमाइश करता है। विष्णु, तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक, दूध नहीं, पानी। कि दूध नहीं, मुझे पानी चाहिए और मुझे यहीं पर चाहिए, मुझे चारपाई पर नहीं लेटना है। वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। मानक अपने माँ से कह रहा है कि मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, वो भी यहीं पर चाहिए, तू जल्दी कर भाई। माँ से कह रहा है कि तू जल्दी कर, वो आ जाएगा, अंधेरे में देख तो सही, वो कहीं आ तो नहीं रहा है। विष्णु व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है, बेचैनी के भाव से बाहर देखती है। विष्णु, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक, नहीं, पानी। अभी भी वो पानी की फरमाइश कर रहा है। विष्णु पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके हाथ कपकपा रहे थे। विष्णु, यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। नीरे का मतलब क्या होता है? खाली, खाली पेट। खाली पेट जब आप जल्दी जल्दी पानी पीते हो ना तो क्या हो जाता है, पेट में अचानक से दर्द होने लग जाता है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता तो माँ कही भाई पहले थोड़ा सा कुछ खा लेता, अगर खाली पेट है तो खाली पेट पानी पिएगा तो पेट दर्द हो जाएगा। मानक कह रहा है नहीं, मेरी भूख मर गई माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी। विष्णु गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। गटागट मतलब गट 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 गट, फटाफट एक ही सांस में सारी घूंटे भर लेता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर, हास्य यानी कि हंसने का स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है, वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। कहां पर? अंधेरे में।
अंधेरे से उसको आवाज आती है क्योंकि मानक समझ गया है कि जो दुश्मन मेरा पीछा कर रहा था वो यहाँ आ गया है और बंदूक ताने मेरे सामने खड़ा है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है। बिश्नी उसे बाहों में समेट लेती है, पूरी तरह से अपने गले लगा लेती है क्योंकि मानक अभी डरा हुआ है। मानक, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है, मतलब हा 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 करके। या जो दुश्मन है वो नहीं, दुश्मन जब मारने के लिए आ जाते हैं तो हंसते हुए से आते हैं क्योंकि उनकी मुराद पूरी हो जाती है। अब वो मारने वाले होते हैं, वो जीतने वाले होते हैं, तो उनकी हंसी का स्वर जो है जिस तरह का होता है ना, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कभी, इसी तरह की हंसी यहाँ पर सुनाई दे रही है। और फौजी लिबास में, कैसे भाई, फौजी के कपड़े पहने हुए हैं और आकृति प्रकट होती है। अभी इतनी देर से तो क्या हो रहा था, कभी अंधेरे में वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ उसके बंदूक का कुंदा जो था वो चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी आकृति यानी कि उसका जो हुलिया है वो कितना बड़ा है, कितनी हाइट है, वो भी प्रकट हो जाता दिखाई देता है। बिश्नी मानक को साथ सटा लेती है, अपने पास वो कर लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है, जोर जोर से जो सिपाही है वो हंसने लगता है। अब सिपाही बोल रहा है, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। बिश्नी जो है अपने मानक बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरा बेटा मरा हुआ है। सिपाही आकर कह रहा है कि तू देखती नहीं ये मुर्दा है, यानी कि मरा हुआ है। बिश्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है कि मानक अब उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। मानक कह रहा है, ये झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। मतलब अब वो खुद साबित करना चाहता है कि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। लेकिन जो सिपाही है वो क्या कह रहा है कि तू देखती नहीं ये क्या है भाई, मुर्दा है ये, ठीक है। अब बिश्नी उसे और साथ सटाकर मतलब पास लाकर आश्वस्त स्वर में उसको आश्वस्त दिलासा देती है, उसे ढांढस बताती है कि भाई देखो मैं हूं, मेरे पास तुम हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे माँ जब बेटे को नहीं शांत करती है कि कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सही है, ऐसे आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूं तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। सिपाही कह रहा है, किसको, माँ से कह रहा है, बिश्नी से कह रहा है। फिर हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिश्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश करता है या हरकत करता है, हरकत, पर लुढ़क कर बिश्नी की गोद में गिर जाता है। बिश्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तो इसकी क्या लगती है, सिपाही पूछ रहा है। किससे भाई, बिश्नी से पूछ रहा है। तो बिश्नी कहती है, मैं इसकी माँ हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी कि मैं क्या हूं भाई, इसकी माँ हूं। सिपाही, तो इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखता है, मतलब सिपाही को यकीन नहीं होता है इसलिए वो घूर घूर कर देखता है। तो इसकी माँ है, पर तू देखने में तो इस वहशी कौन होता है, एक असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाता है। वहशी किसे बोलता है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति, ठीक है। वहशी की मां नहीं लगती, कि तू तो इस वहशी की मां नहीं लगती क्योंकि इसने तो उससे पहले कई लोगों को मारा है, तो इसकी मां कैसे लग सकती, तू तो बहुत सीधी सादी लग रही। मुझे पता है ये लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। तो बिश्नी कहती है, मैं इसकी माँ हूं, मेरा बेटा वैशी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली या किसी की जान नहीं ले सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं और इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारकर, कौन ठोकर मार रहा है भाई, यहाँ पर जो सिपाही है वो मानक को ठोकर मार रहा है। ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती, मतलब सिपाही बता रहा है अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी
मारा ही जाएगा। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, फिर बिश्नी उसका पाँव पकड़ लेती है। बच्चों देखिए, ये जो कहानी है या एकांकी, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो सैनिक होते हैं ना, फौजी जो होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, या जो सैनिक होते हैं जो लड़ाई में जाते हैं, उनके कोई दुश्मन नहीं होते और वो भी किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक सैनिक हजारों सैनिक को मार सकता है और वह भी मर सकता है, वह भी किसी और सैनिक के द्वारा मर सकता है। तो सैनिक ऐसे होते हैं किसी की दुश्मनी न होने पर भी अपनी जान गंवा देते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। बिश्नी, नहीं तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है जोर जोर से। क्यों हंसता है? क्योंकि हजारों सैनिकों को वो मार कर आया था, इसलिए सिपाही हंस रहा है। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। मतलब जो सिपाही है स्वयं अपना शर्ट का बटन खोलता है, अपने शर्ट का बटन खोलते हैं और उसके बाद पूरा जो सीना, क्योंकि मानक ने उसका जो सीना है वो छलनी कर दिया गोली मार मार कर। तो बोले देख ये क्या है, इसने मुझे बहुत सारी गोलियां मारी है, तो ये तेरा ही बेटा है जिसने मुझे मारा और तू कहती है कि किसी को मार नहीं सकता, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं, मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिश्नी, तू बात क्यों नहीं समझता? किसको बोल रही है? सिर्फ सिपाही को बोल रही है बिश्नी। तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूं। ये किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं आ गया, मैंने इसे लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, ब्याहने जोग यानी कि शादी के लायक, ठीक है, शादी के लायक या योग्य, जोग यानी योग्य। 6 महीने साल में उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते। मैं कभी इसे लड़ाई पर नहीं भेजती। लड़ाई पर भेजने का जो मोटिव था मेरा वो क्या था भाई? पैसे कमाना, और पैसे कमाने के कारण ही मैंने इसे लड़ाई पर भेजा है। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर लूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? ये जो बिश्नी है, माँ है, वो सिपाही से बातें कर रही है और उससे प्रश्न कर रही है। सिपाही, मेरी माँ? जरा सा हंस देता है। मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंस कर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश कर आएगी, क्योंकि उसकी माँ को भी पता चल गया है कि लड़ाई चल रही है और हमारे बेटे लड़ाई पर गए हैं, तो एक न एक दिन उनकी लाश घर पर आने वाली है। मेरे बीबी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। स्वांग यानी कि बेवा का रूप। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसे लगाकर मर जाएगी। उसके बेटे में 6 महीने का बच्चा है, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। वह कौन बता रहा है? ये सिपाही बता रहा है। कि सिपाही बता रहा है मेरे घर की हालत क्या है, कि बिश्नी अपने घर की हालत बता रही है, तो सिपाही की हालत भी उतनी ही बुरी है। बच्चों, ये सिपाही और बिश्नी का जो वार्तालाप है ना, ये बताना चाह रहा है कि सैनिक जब जाते हैं तो अपने पीछे काफी जिम्मेदारियां छोड़कर जाते हैं, और सैनिक जब मर जाते हैं तो उनके पीछे कई लाशें और तैयार कर जाते हैं, क्योंकि उनके घर के जो लोग हैं वो भी लाश की तरह ही अपना जीवन यापन करते हैं। आपको भी पता अच्छे से, जो सैनिक, जो भी जवान शहीद होते हैं, उन शहीदों के घरों की हालत क्या होती है। तो उन्हीं की बात बताई है कि सबकी कहानी अलग अलग है। दुश्मन सैनिक की भी कोई कहानी है, तो जो पक्ष सैनिक है, पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों ही सेना के सैनिकों की ऐसी हालत होती है, इनके घर परिवारों की ऐसी स्थिति होती है। सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यानी कि आजीविका कमाने जाते हैं, लेकिन आजीविका के साथ में जो सैनिक है अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी जॉब होती है। इस जॉब को करने के लिए एक जिगर होना चाहिए और साथ में घर वालों का भी जिगर होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। फिर से सीना खोल कर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया, यह अभी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख,
इसकी आंखों में तुझे वहशियाना चमक दिखाई देती है, यानी कि वहशियाना यानी कि ये मुझे मारना चाहता है। बिश्नी, नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं हैं। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती? तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों से खून भरकर मुझे देख रहा है। सिपाही और माँ बिश्नी दोनों में अच्छा वार्तालाप चल रहा है और ये वार्तालाप बता रहा है कि सेना और जो सैनिक होते हैं वो किस तरह एक दूसरे को किन निगाहों से देखते हैं। मानक सहसा, सहसा मतलब अचानक। अचानक अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर चपटना चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बिश्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, ठीक है? बिश्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में, विभत्स स्वर मतलब जिससे नफरत होती है ना, ग्लानी, ग्लानी भरे स्वर में, ग्लानी भरे स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ते हुए, रौद्र यानी कि गुस्से में, क्रोध, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन बोल रहा है भाई? ये मानक बोल रहा है। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान कर देता है। अब यहाँ जो माँ है बिश्नी, वो बार बार कह रही थी कि नहीं मारेगा, ये भोला है, ये सीधा, ये मेरा बेटा है, ये नहीं मार सकता है। अब माँ स्वयं अपने बेटे को वहशी रूप में देख रही है, ठीक है? क्यों देख रही है? क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसी स्थिति बन चुकी है। मैं वैशी हूं, मैं जानवर हूं, मैं वैशी हूं, मैं जानवर से भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ, उठकर तुझे ठोकर लगा, उठकर मुझे ठोकर लगा। क्यों? क्योंकि सिपाही थोड़ी देर पहले जो मानक है उसको ठोकर मार मार कर कह रहा था कि मैं तुझे मारूंगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिश्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी तो हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिश्नी को झटक कर बीच में से हटा देता है, माँ को भी झटका दे देता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं पर मार दूंगा। तो बिश्नी कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर से झटक देता है। बिश्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर, पार्श्व की का मतलब होता है पीछे की ओर, सिपाही पीछे की ओर हटता है। मानक उसके साथ आगे बढ़ता है, वो पीछे 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 जाता रहता है। मानक भी उसके साथ पीछे पीछे आगे जाता रहता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, यानी कि चमड़ी चमड़ी इसकी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, लुप्त। बिश्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिश्नी, मानक मानक, ये क्या था बच्चों? बिश्नी का सपना था, वो सपना देख रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन दो लड़कियों की बातें सुनी थी बर्मा के लोगों की कि सब एक दूसरे को मार रहे थे। अपने मन के अंदर ऐसी उसने कथा बुन ली, उस कथा के बारे में वो सोच रही थी। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी आ जाती है। बिश्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए हुए स्वर में, माँ। बिश्नी उसी तरह, मानक। क्योंकि सिपाही के कराने की आवाज आती है ना, तो जो बिश्नी है जैसे सपने में चिल्लाई थी, सपने में वो जिस तरह की भाव देख रही थी, जिस तरह का दृश्य था, वैसे ही वह अभी भी सिपाही के कराने की आवाज जब सुनती है तो मानक मानक कहकर पुकारती है। मुन्नी जल्दी से उठकर ढीबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से पीला हो जाता है। मुन्नी बिश्नी की चारपाई पर जा बैठती है। अब मुन्नी कहती है, क्या बात है माँ? बिश्नी आंखों से हाथ हटाकर
चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। आंख, क्योंकि वो रोने लग रही थी, रोने जैसी स्थिति में होने के बाद में अपनी आंखों से हाथ हटाती है और चुंधियाई मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या होता है आपको पता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, कुछ सपना आता है और अचानक से हम जाग जाते हैं और सपने में चिल्ला जाते हैं और हमें कोई उठाता है, तो पता है आपको आंखें ढंग से खुलती भी नहीं है, हम हमारे रूम के दृश्य भी नहीं देख पाते, लाइट भी ऑन कर लोगे ना तब भी नहीं देख पाते हैं। और बिश्नी की आंखों के आगे तो वैसे ही अंधेरा था और डीबरी की रोशनी थी, तो उसकी जो आंखें थी कैसे थी, चुंदवाई हुई सी थी, बिल्कुल गहरी नींद में से खुली थी। चुंदवाई सी नजरों से चारों ओर देखती है बिश्नी, कुछ खोजती सी मानक को पुकार रही है। मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आ जाएगी। बिश्नी, जैसे आत्मगत स्वयं से चिट्ठी आएगी और वह आप मतलब चिट्ठी आएगी, वो खुद नहीं आएगा मतलब, ठीक है, बिश्नी सवाल कर रही है। मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे, आप यानी स्वयं भी आ जाएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। बिश्नी, कड़े और चूड़ियां? बिश्नी कहती, कड़े और चूड़ियां? ओ मुन्नी, अब वो समझ चुकी है, सपने में उसने देखा है, उस आधार पर समझ चुकी है कि सैनिक की जिंदगी क्या है, क्या पता बेटा आएगा या उसकी लाश आएगी। वो काफी अंदाजे लगा रही है, इस तरह से उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ? बिश्नी कह रही है यहाँ पे, आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र अपने को संभाल लेती है। ठीक है बिश्नी, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? सुच्चे यानी कि सच्चे मोतियों के, ठीक है, होंगे ना माँ? हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे। उसका माथा चूम कर उसे अलग हटा देती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिश्नी है वो समझ चुकी है कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या पता बेटा आए या बेटे की लाश आए, कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक है, अब क्या करती है भाई कि बिश्नी अपनी जो बेटी मुन्नी है वो कड़े और कड़ों की राह देख रही है कि मेरे भी कड़े लाएंगे भैया, मेरे अच्छे मोतियों के कड़े लाएंगे। तो बिश्नी असमंजस से अन्य मनस्क सा उत्तर देती है, हाँ वही लाएंगे। बिश्नी को तो सच्चाई पता है, लेकिन वो अपनी बेटी को समझा रही है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिश्नी उठकर ढीबरी बुझा देती है। उसकी ढीबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिश्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती वा न लगाई पार ब्रह्म सहाय, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। कि इस संसार में जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए कई तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। अगर मन की पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को कोई संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो मिटा सकती है, केवल और केवल प्रभु ही एकमात्र, प्रभु स्मरण यानी कि प्रभु का नाम स्मरण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आपकी पीड़ा का नाश हो सकता है, पीड़ा मिट सकती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आज हमने यहाँ पर सिपाही की माँ जो एकांकी है उसको पूरा करा। 2 दृश्यों में है ये और लास्ट में पर्दा गिर जाता है मतलब, ठीक है। 2 दृश्यों में है ये। पहले दृश्य में हमने पढ़ा था दिन के समय का, जब बर्मा में युद्ध हो रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की कहानी बताई गई थी। और दूसरे दृश्य में हमने रात का सीन देखा। उसके अंदर बिश्नी जब सो जाती है तो उसको सपना आता, वो सपने की पूरी घटना देखती है कि कैसे उसका जो बेटा वो भी वैशी बन रखा है और बेटे के साथ जो सैनिक है वो भी सिपाही है, वो भी वैशी है। यानी कि जो सैनिक है वो वैशी बनकर सेना मतलब युद्ध स्थल पर जाते हैं और वहां पर युद्ध करते हैं। एक सेना दूसरे सेना के साथ में जब युद्ध करती है तो वैशी बनकर ही करती है, और दूसरी सेना जब युद्ध करती है तो वो भी वैशी बनकर ही करती है। सब एक दूसरे को मारने के इंतजार में होते हैं, मारने के फिराक में होते हैं। तो यहाँ बिश्नी समझ चुकी है कि मेरा बेटा भी वहां पर गोलियों से किसी न किसी की माँ के बेटे को छलनी कर रहा होगा। तो हो सकता है कि मेरा बेटा भी किसी न किसी बेटे की माँ के बेटे की गोली से छलनी हो जाए। तो अब वो पूरी तरह से सोच कर बैठी है, उसको पता है कि क्या पता बेटे की चिट्ठी आए, बेटा खुद आए या बेटे की लाश आए। ये सब सोचने की बात है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पूरा चैप्टर कर लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है। आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करिएगा, इसका सारांश लिखिए। सिर्फ और सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है, मतलब आप 1 पेज कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सारांश क्लियर हो जाएगा। जो भी कहानी हम पढ़ रहे हैं, कहानी का सारांश अधिकतर आता है, निबंधात्मक लेख का या निबंधात्मक रचना का सारांश बहुत कम आएगा। तो आपके लिए यही एक खास बात है कि जो भी कहानियां हैं या एकांकी है या नाटक है
जो भी रेखा चित्र आते हैं उनका सारांश अधिकांश तौर पर आ सकता है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। और हमारा जो चैप्टर है कल खत्म होने वाला है, उसके बाद अगले हफ्ते नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लेट चल रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है, ये शायद 8वां 9वां चैप्टर ही है, अभी तो बहुत सारा बाकी है, गद्य पढ़ा है, पद्य पूरा पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्लासेस अब बढ़ाने की बारी है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा सिलेबस बाकी है। बात यह है कि बुक आपकी एक ही है, दिक्कत भाग 2, और इस बुक को ही पूरा करना है। प्रतिपूर्ति में 3 कहानियां, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको भी हम कर लेंगे, तो हो जाएगी। वैसे तो मुझे लगता है दिसंबर तक तो शायद इसको कर ही लेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ज़रूर आइएगा। और अपने क्लासमेट या अपने फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार जो भी 12th में पढ़ते हैं उनको सबको शेयर करिए और बताइए कि यहाँ भाई अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।